Hello friends, welcome to our channel Easy Coding with Sumit. I hope guys you are doing extremely well. Friends, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and hit the notification icon to get the latest update first. Okay guys, without wasting any time, let's get started. तो फ्रेंड्स आज हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि स्कैनफ फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सी लैंग्वेज में अपने डिस्प्ले के ऊपर तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते थे। और अगर हमें कुछ भी डेटा अगर यूज़र से कुछ भी डेटा को लेना हो और फिर उसका यूज़ करके अगर अपने प्रोग्राम को बनाना हो तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन जो होता है इसका डेफिनेशन है स्कैनफ फंक्शन इज यूज टू टेक द डेटा फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र से किसी भी डेटा को लेने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं कि आखिर हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक पहले इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम हेडर फाइल जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे stdr.h। उसके बाद हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे अपना मेन फंक्शन। और अपने मेन फंक्शन में हम जैसे कि पहले एक डेटा डिक्लेयर कर देते हैं जैसे कि int ए करके। ठीक, उसके बाद हम यूज़र को हम जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मतलब आप यहाँ पे अपना कुछ भी नंबर डालो। तो फिर उसके बाद जो हम स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से जो है इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे एम्परसेंट ऑफ ए। इस तरह से जो हम अपने स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। फिर जो यूज़र ने जो डेटा यहाँ पे इनपुट किया है हम यहाँ पे उसको लिख देते हैं printf योर नंबर इज़। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपने जो नंबर डाला है वो तो इंटीजर टाइप का था इसीलिए ऐसा मॉडुलस डी और ये वैल्यू कहाँ ए में स्टोर हुआ है। ओके, और फिर हम लिख देते हैं रिटर्न 0, कंट्रोल एस टू सेव। और फिर अगर इसको हम रन करें तो यहाँ पे तो सबसे पहले एंटर द नंबर आया तो हम यहाँ पे 23। तो इसने बोला कि आपने जो नंबर एंटर किया वो 23 है। तो ये कैसे वर्क किया उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल अपना डिक्लेयर किया ए। उसके बाद हमने कहा यूज़र को कि आप एंटर कोई भी नंबर जो है आप यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद उसने क्या किया, स्कैनफ फंक्शन की अपनी मर्जी से कोई भी नंबर जो है यहाँ पे क्या किया तो एंटर किया। तो स्कैनफ फंक्शन क्या करते हैं, यूज़र से जो है एंटर नंबर को क्या करता है, लेने का काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, तो स्कैनफ फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा, यानी नंबर को आपको अगर इनपुट करवाना है यूज़र से तो सबसे पहले आप स्कैनफ लिखोगे। उसके बाद ये ब्रैकेट आया, एक ओपन एक क्लोज। उसके बाद ये कौन सा डेटा टाइप था ये हमें देखना है, हम किस वाले वेरिएबल में जो है उस डेटा को हम स्टोर करा रहे हैं। तो हम इंटीजर वाले डेटा टाइप के वेरिएबल में जो है हम उस डेटा को स्टोर करा रहे हैं। तो ये इंटीजर डेटा टाइप था, ये इंटीजर डेटा टाइप है, इसलिए हमने इसका स्पेसिफायर पहले लिखा। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, स्पेसिफायर। तो ये क्या स्पेसिफायर से होता है इंटीजर का, तो यहाँ पे मॉडुलस डी। भी अगर यहाँ पे डिक्लेयर रहता तो हमें उसको तो क्या करना रहता, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन थे कि हम किसी में भी अपना डेटा स्टोर करा सके। तो मैंने इसको कहा कि हमारा जो ए डेटा है, सॉरी ए वेरिएबल है, उसमें जा करके वो डेटा को स्टोर कर लो। तो ये एड्रेस, ये सॉरी एम्परसेंट क्या होता है, ये हमने यहाँ पे एम्परसेंट का साइन क्यों दिया उसके बारे में भी हम पहले मैं आपको एम्परसेंट ही बता देता हूँ कि ये एम्परसेंट क्या होता है। तो यहाँ पे जितने भी तरह के डेटा, ये जो इंटीजर जो है इंटीजर डेटा टाइप, उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स है यहाँ पर। तो सभी का क्या होता है ना, एक अपना एड्रेस होता है। जैसे कि हम जितने भी ह्यूमन हैं सभी अपने घर में रहते हैं, तो सभी जो हम इंसान है सभी का एक अपना पर्टिकुलर एड्रेस रहता है ना, कि जहाँ पे वो इंसान रहता है, जहाँ पे उसका घर है। तो इसी तरह जो इंटीजर डेटा टाइप के ये जितने भी वेरिएबल्स है सभी का क्या है, एक अपना खुद का एक एड्रेस है। तो अगर हम उसके एड्रेस को देखना चाहें कि उसका एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे हम पहले लिख देता हूँ द एड्रेस ऑफ ए इज़। तो यहाँ पे सबसे पहले वो जो एड्रेस आएगा वो हमारा इंटीजर नंबर में आएगा, तो इसलिए मॉडुलस डी हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको किसका एड्रेस जानना है। तो आप हमें सबसे पहले ए वेरिएबल का एड्रेस जानना है। तो ए वेरिएबल का अगर आपको एड्रेस जानना है तो आप एम्परसेंट ऑफ ए लिखेंगे। ठीक, एम्परसेंट ऑफ ए। फिर इसी को क्या करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी टू कॉपी एंड कंट्रोल वी टू पेस्ट। ओके, तो सबसे अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे अब हम बी का भी एड्रेस जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप भले ही ये देख रहे हो कि ये एक ही लाइन में है, क्या है ये,
एक ही लाइन में है, इसका मतलब ये नहीं तीनों का एक ही एड्रेस है। जैसे एक ही गली में बहुत सारे घर रहते हैं तो सभी घर का एक अपना अलग अलग एड्रेस रहता है, उसी तरह यहाँ पे भले एक ही लाइन में आपने डेटा को क्या सॉरी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों का एड्रेस एक ही है, तीनों का जो एड्रेस होगा वो अलग अलग एड्रेस होगा। और अगर हम इसको यहाँ पे सी का अगर एड्रेस आपको जानना है तो यहाँ पे एम्परसेंट ऑफ सी, कंट्रोल एस टू सेव, एंड अगर हम प्रोग्राम को रन करते तो इसने बताया कि जो ए का एड्रेस है वो 64222300 है। उसके बाद बी का जो एड्रेस है आप देख सकते हो यहाँ पे 64222296, और जो हमारा सी का एड्रेस है 642292 है। तो जो हमारा एम्परसेंट रहता है, जो हमारा ये एम्परसेंट का जो आप ये सिंबल देख रहे हो, ये बेसिकली क्या करता है, तो ये एम्परसेंट जो रहता है वो जो ऑपरेटर का जो क्या रहता है, एम्परसेंट इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर का क्या रहता है वो एड्रेस रहता है जो भी हमारा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे जैसे कि हमें ये पता लग गया कि एम्परसेंट क्या होता है, तो हमने ये देखा कि स्कैनफ फंक्शन वर्क करते हैं। जैसे कि आप गूगल पे ही कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल क्या लेता है, पहले यूज़र से उसका इनपुट लेता है कि वो आखिर सर्च क्या करना चाहते हैं। तो जैसे तो गूगल इंजन जो है हमारा, उस पर अगर हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमने सर्च किया, उसके बाद वो डेटा क्या हो जाएगा, वो गूगल के डेटाबेस में जाएगा और वो वहाँ पे जो भी रिज़ल्ट उससे मैच करेगा वो आकर के वो क्या करेगा, हमें डिस्प्ले पे वो प्रिंट कर देता है। तो उसी तरह जो है हमारा स्कैनर फंक्शन जो है वर्क करता है कि आपको जो कुछ भी यहाँ पे एंटर करना है आप यहाँ पे एंटर कीजिए, तो वो किसकी हेल्प से, तो स्कैनफ की हेल्प से। तो स्कैनफ क्या करता है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, एक मिनट। स्कैनफ क्या किया, जैसे हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले स्कैनफ का हम यूज़ कैसे करेंगे, तो स्कैनफ फंक्शन लिखेंगे ब्रैकेट, फिर हम क्या लिखेंगे, जो जिस टाइप का भी वो डेटा टाइप है, जहाँ पे भी आप उस वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं वो किस तरह का डेटा टाइप है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, उसके लिए हमने लिख दिया यहाँ पे मॉडुलस डी। उसके बाद आपको इंटीजर का जो ये डेटा टाइप है वहाँ पे कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर थे, 3, लेकिन मेरे को वैल्यू किसमें सिर्फ स्टोर कराना है, तो सिर्फ ए में मेरे को स्टोर कराना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, पहले तो मैंने ए लिख दिया। तो स्कैनफ फंक्शन को ये नहीं पता है कि ये ए कहाँ पर है, तो हमने ये एम्परसेंट का साइन दिया कि जहाँ पे भी ये हमारा ए है वो उसका जो भी एड्रेस है वहाँ पे जाकर के ये वैल्यू क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो वो क्या हुआ, ये वैल्यू यहाँ पे आकर के स्टोर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे वो प्रिंट कर दिया कि योर नंबर इज़, जो आपने नंबर प्रिंट किया था वो क्या था, ये था। अब हम ये जाने, इसी की मदद से अगर हम एक सम प्रोग्राम को बनाए तो वो कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट एंटर द नंबर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर द नंबर फॉर ए एंड बी, ए और बी दोनों के लिए क्या कीजिए, आप एंटर कीजिए उस नंबर को। उसके बाद हम स्कैनर फंक्शन की हेल्प से हमने ए को तो प्रिंट ले लिया, सॉरी इनपुट ले लिया यूज़र से, जो है एक डेटा जो है हमने इनपुट ले लिया ए के लिए, लेकिन अब हम क्या करेंगे, बी के लिए भी हम क्या करेंगे, वो डेटा को क्या ले लेंगे, एंटर करवा लेंगे। तो मॉडुलस डी और यहाँ पे हम लिख देंगे एम्परसेंट ऑफ बी, ओके। अब हमारे पास ए डेटा भी आ गया और बी डेटा भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसको सी में जो है स्टोर करा देंगे। यहाँ पे हमने सी भी यहाँ पे डिक्लेयर किया था, तो इस सी में अब क्या करेंगे हम, ए प्लस बी, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से देखें, सपोज़ कि जैसे कि ए की जगह उस यूज़र ने जो है यहाँ पे 23 डाल दिया, बी की जगह उसने 45 डाल दिया। तो ये हमको पता है अभी कि पहले जैसे हम डिक्लेयर कर देते थे कि ए की जगह 23 है, बी की जगह 45 है, लेकिन अभी जो है हमें पता ही नहीं है कि आखिर ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है। तो उसने यूज़र ने कुछ भी नंबर अपना एंटर कर दिया। तो मान लो इसने c = a + b हमने किया, यानी c में जो है a और b का डेटा दोनों का जो सम होगा वो स्टोर हो जाए। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, printf कर देंगे कि पहले तो हम बता देते कि उसने पहला नंबर क्या एंटर किया था और दूसरा नंबर क्या एंटर किया था। तो हम लिख देते a = तो सबसे पहले हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ डी न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे हम लिख देंगे a कि उसने a जो है कुछ भी एंटर किया, पहला नंबर जो है उसने ये एंटर किया। उसके बाद हम इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट करवा लेते हैं, फिर Ctrl+V। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि उसने बी जो है कुछ, मतलब बी में भी जो है उसने कुछ डेटा यहाँ पे इनपुट दिया, तो वो हम यहाँ पे उसको शो कर देंगे कि बी ये है। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं c = क्या हो जाएगा, तो a + b का सम हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसको अगर Ctrl+S से अगर सेव करें और रन करें तो हम नंबर एंटर
फॉर ए और बी के लिए वो हमसे नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पे 12 फिर एंटर करते हैं 34। फिर अगर देखें तो उसने बोला कि ए इज इक्वल टू क्या था, 12 था, बी इज इक्वल टू 34 एंड सी इज इक्वल टू दोनों का सम 34 प्लस 12 इज इक्वल टू 46 आ गया। तो ये हमारा था स्कैनफ फंक्शन का यूज़ यहाँ पे। यानी कि हम पहले के प्रोग्राम में क्या करते थे कि हम खुद से यहाँ पे डिक्लेयर कर देते थे कि ए इज इक्वल टू कितना है, हम बोल देते थे जैसे 23 और बी इज इक्वल टू 12, ठीक। तो फिर हम क्या करते थे, उसको सम कर देते। लेकिन एक क्वेश्चन कि अगर हम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू 23 यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, बी इज इक्वल टू 12 डिक्लेयर कर दिया और सी, और अगर अभी हमने सी में जो है ए प्लस बी का डेटा स्टोर किया, तो वो कौन सा डेटा लेगा, ये 23 प्लस 12 लेगा या फिर वो अभी जो हम एंटर करेंगे वो लेगा। तो अभी जो हम एंटर करेंगे वो लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ अपडेट हो रहा है। ये वैल्यूज़ अपडेट क्या होते हैं वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना था, 23 प्लस 12 इज इक्वल टू 35 आना चाहिए था सम, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते 54 और यहाँ पे लिख देते 65। तो इसने क्या बोला कि हमारा जो सम सी इज इक्वल टू 119 आया। तो ये इसने इस डेटा को क्यों नहीं लिया, लेकिन अगर हम इस डेटा को यहाँ पे अगर हम प्रिंट करवाए, जैसे कि ए और बी का था, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं बिफोर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, अभी हमने उसको अपडेट नहीं किया, यानी बिफोर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज क्या है, ये है। और आफ्टर अपडेटिंग द वैल्यू, तो यहाँ पे मैं एक फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो आफ्टर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज, ठीक। तो आफ्टर अपडेट जब हमने कर दिया वैल्यू को, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा सम है वो क्या होगा। तो यहाँ पे मैं सी को भी क्या करता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा सी है वो क्या है, ए प्लस बी है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे हुआ क्या। पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर दिया कि ए हमारा 23 है और बी इज इक्वल टू 12 है। फिर हमने क्या किया, सी में जो है उस डेटा को, सी इज इक्वल टू हमने क्या बोला कि ए प्लस बी इन दोनों का सम हो जाए, फिर हमने यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया। अभी हमने वैल्यूज़ को अपडेट नहीं किया, लेकिन फिर हमने क्या किया, इस लाइन इधर तक हमने क्या किया कि इसी डेटा को प्रिंट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यूज़र से नंबर एंटर लिया, यानी करवाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसने ए के लिए वैल्यू दिया, बी के लिए वैल्यू दिया, फिर हमने क्या किया, उन दोनों वैल्यू को सी में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर हमने उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि यहाँ तक तो प्रोग्राम हमारा ठीक था, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जा रही है, अपडेट हो जा रही है। जैसे कि अगर हम देखें तो उसने क्या लिया, पहले a इज इक्वल टू 23 लिया जो कि था, b इज इक्वल टू कितना 12 लिया और c इज इक्वल टू 35 लिया। लेकिन जब हम यहाँ पे 45 और 76 डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रही है, वैल्यूज़ अपडेट हो जा रही है। यानी फिर ये जो हमने पिछला वैल्यू डाला था वो जो है अब प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो अगर हम इसको यहाँ पे अगर देखें तो जैसे कि a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 45 है, लेकिन क्या हुआ कि जब यूज़र जो है उसने नंबर को एंटर किया तो उसके बाद जो इसका वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अगर हम इसको स्कैनएफ की जगह अगर सिंपली ऐसी समझने की कोशिश करें, जैसे इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले तो इसको बोल दिया कि ये ऐसा है, फिर हम यहाँ पे बोल देते कि a इज इक्वल टू जो है वो क्या है 54 और b इज इक्वल टू क्या है 76। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो a इज इक्वल टू 23 था पहले, वो अब a इज इक्वल टू जो है 54 बन गया। वो अब पिछला वैल्यू ये भूल गया कि मेरे पास जो पिछला वैल्यू था वो क्या है, वो अब इसमें एक्सचेंज हो गया। जो पहले 23 था ना वो अब 54 में कन्वर्ट हो गया, और जो पहले जो b इज इक्वल टू 12 था वो 76 हो गया। यानी वैल्यूज़ क्या हो गई यहाँ पे, अपडेट हो गया। फिर हम अगर c इज इक्वल टू a प्लस बी करें, यहाँ पे c इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे अब a प्लस बी करें, उसके बाद जो अगर हम यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, फिर अगर यहाँ पे फिर से अगर कंट्रोल Z कंट्रोल C और कंट्रोल V करें तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा सम था
वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। यानी पहले a इक्वल टू 23, b इक्वल टू 12 और c इक्वल टू कितना हुआ, इन दोनों का सम 35। फिर हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। हमने बोल दिया कि a इक्वल टू कितना हो जाए, 54 हो जाए। तो यहाँ पे a इक्वल टू 54, b 76 और c 130 आ गया। तो यहाँ पे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो इंटीजर a इज इक्वल टू 23 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसी को वापस से लिख देते हैं। जैसे a इंटीजर a इज इक्वल टू 54, तो ये 23 है। अब हम सोचते हैं कि वैल्यूज़ अपडेट हो गया, लेकिन ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि आप एक ही तरह के वेरिएबल को दो बार आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर टाइप का ये डेटा टाइप, इंटीजर इसका डेटा टाइप था और ए वेरिएबल जो है ये पहले ही डिक्लेयर हो चुका था। लेकिन अगर आपको वैल्यूज़ को अपडेट कराना है तो आपको ये उसका डेटा टाइप वापस से नहीं लिखना है। अगर आप उसको वापस से लिखोगे तो वो बताएगा कि आपने जो है इस डेटा टाइप के इस वेरिएबल को जो है दोबारा से डिक्लेयर, यानी वो डिफाइन जो है बी जो है वापिस से यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, जो कि ये क्या है, गलत है। तो अगर आपको वैल्यूज़ को अपडेट कराना है तो आप सीधे उस वेरिएबल का नेम और उसके वैल्यूज़ को क्या कर सकते हो, आप सीधा अपडेट कर सकते हो। तो इस तरह से जो है हमारा ये अपडेटिंग वाला जो फंक्शन है वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या था कि हमने किसी भी डेटा टाइप के किसी वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया, ए और बी को जैसे कि हमने डिक्लेयर किया। अगर आपको उसकी वैल्यूज़ को चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो कि सीधा उस वेरिएबल का नेम, जैसे कि मैंने a इज इक्वल टू 54 कर दिया और b इज इक्वल टू 76 कर दिया। तो इससे क्या होगी, वैल्यूज़ जो है अपडेट हो जाएगी। जो पिछला वैल्यू था वो अब वो वैल्यू नहीं रहेगा उसके आगे वाले प्रोग्राम के लिए। उससे पिछले वाले प्रोग्राम के वैल्यू वही रहेगा। जब तक कि हमने वैल्यूज़ को यहाँ पे अपडेट नहीं किया तब तक जो है वो इसी वैल्यू को लेगा, a इज इक्वल टू 23 को ही लेगा। लेकिन जब हमने उस वैल्यूज़ को क्या किया, अपडेट कर दिया, यहाँ पे जो है 76 कर दिया, तो उसके अब इसके आगे के प्रोग्राम के लिए जो है अब वो इस वैल्यू को ना लेकर के अब वो इस वैल्यू को लेगा। तो इसीलिए अब उसने क्या किया, तो इस वैल्यू को लेना स्टार्ट कर दिया। तो इसको तो हमने सीधा डिक्लेयर करके भी देखा और हमने ये भी देखा कि कैसे जो है, जैसे कि इसको अगर मैं कमेंट आउट कर दूं और इसको जो है हटा दूं, तो इसमें क्या हो रहा था कि हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया था। पहले बोल दिया कि इंटीजर a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे इन दोनों का सम जो है 35 यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा था। फिर हमने क्या किया, यूज़र से इस पर नंबर को एंटर करवाया। तो ये जो नंबर था 23, अब वो जो यूज़र ने जो नंबर डाला वो इसमें कन्वर्ट हो गया, यानी एक्सचेंज हो गया वैल्यू। ये जो 23 था वो अब जो यूज़र a के लिए जो नंबर डालेगा वो हो जाएगा, और जो b के लिए डालेगा वो b के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। फिर जो अगर हम सम करवाएंगे तो जो वैल्यू यूज़र ने डाला है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आप अगर वैल्यूज़ को अपडेट कराना चाहते हो तो इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप वैल्यूज़ को यहाँ पे नहीं लेना चाहते हो तो आप सिंपली इस तरह से भी इसको डिक्लेयर कर सकते हो। इसको कमेंट आउट कर देते। तो ये था। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे हम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, सी लैंग्वेज में अपडेट करा सकते हैं स्कैनएफ की हेल्प से भी, और सिंपली प्रिंटएफ। और स्कैनएफ फंक्शन कैसे वर्क करता है वो भी हमने देखा। एक चीज़ और कि ये जो हमारा स्कैनएफ फंक्शन है वो इंटीजर के लिए आप पहले डिक्लेयर करोगे, फिर उस वेरिएबल में जो है उस डेटा को क्या कर दोगे, स्टोर करा दोगे। आप फ्लोट के लिए, तो फ्लोट और डबल के लिए भी ये सेम टू सेम वर्क करेगा। फ्लोट के लिए भी, फ्लोट के लिए अगर आप इसको लेना चाहो तो यहाँ पे बस उसका स्पेसिफायर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये मॉडुलस एफ, ये भी मॉडुलस एफ, ये भी मॉडुलस एफ, क्योंकि जो हमारा फ्लोट का जो स्पेसिफायर रहता है वो क्या रहता है, तो मॉडुलस एफ। फिर अगर कंट्रोल एस से अगर इसको हम सेव करें और रन करें, एंटर द वैल्यू फॉर ए और बी के लिए बोल रही है नंबर एंटर करने के लिए। मैंने बोल दिया 65.78 और 98.67। तो ये बोल दिया, इसने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ये डबल के लिए भी है यूज़र से, तो उस टाइम भी ये यूज़ होता है। तो ये आपको पता रहना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर प्रिंट करवाना चाहते हो, किसी भी डेटा को, और इनपुट लेना चाहते हो यूज़र से, तो आपको ये स्पेसिफायर पता रहना ही चाहिए। इंटीजर के लिए मॉडुलस डी, लॉन्ग इंटीजर्स के लिए एल डी, मॉडुलस एल डी, लॉन्ग के लिए मॉडुलस एल एल डी, क्योंकि इंटीजर्स के लिए आप देख सकते हो कि डी ही होता है। तो लॉन्ग आ गया, तो लॉन्ग का एल,
तो बस ये LD हो गया। फिर लॉन्ग इंटीजर्स का पहला वर्ड तो LD। फिर रियल नंबर्स के लिए मॉडुलस FE होता है, कैरेक्टर के लिए मॉडुलस C और स्ट्रिंग के लिए मॉडुलस F होता है। तो फिलहाल के लिए गाइस आज इतना ही। आगे हम कल कैरेक्टर फंक्शन के कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, गुड बाय।